जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिनको 9th-10th में पढ़ाया था, कभी उनके बार बार अलग अलग से सोशल साइट में मैसेज आ रहे हैं, सर कितना आएगा क्या आएगा। भाई 10 बार बता चुका हूँ कि 9th-10th बोला है तो मोटा मोटा 11 तक लेके चलना, 11वीं तक। फिर दूसरी चीज है कि अब सपोज मैंड लीव की आवर्त सारणी है, मैंड लीव की आवर्त सारणी है, चाहे उसमें चाहे तुम 9 में पढ़ो, चाहे 10 में पढ़ो, चाहे तुम BSc में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, 91 धातु होंगे तो 91 ही धातु होंगी। 20 अधातु हैं तो 20 ही अधातु मिलेंगे और 7 उपधातु हैं तो 7 ही उपधातु मिलेंगे। कहीं जाकर ये तो नहीं, ये तो होने वाला नहीं है कि यहाँ पे हाई स्कूल में तुम्हें 20 मिलेंगी तो इंटर में जाकर के 21 हो जाएंगी। ठीक है, बाकी मोटा मोटा देख लेना। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, ऊष्माशोषी क्रिया है, उदासीनीकरण क्रिया है या ये सभी। ठीक है, तो जो श्वसन है, श्वसन एक क्या है, जो यहाँ पे क्या होती है, जो श्वसन अभिक्रिया होती है, श्वसन अभिक्रिया क्या होती है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है कि जिस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे होगा कि यहाँ पे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यहीं पे अगर वो ऑप्शन दे देगा कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, ये दे देगा तो जो श्वसन होती है वो क्या होती है, कैटाबॉलिक अभिक्रिया होती है, कैटाबॉलिक अभिक्रिया होती है। और इसमें वायु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए याद रखना जो श्वसन है वो क्या कहलाता है, एरोबिक श्वसन कहलाता है, एरोबिक श्वसन कहलाता है ये। ठीक है, और इसी के अपोजिट अगर जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। और ये क्या होती है, ऊर्जा शोषी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन WBC कहलाती है, जो WBC है, WBC क्या कहलाती है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या ल्यूकेमिया। क्या पूछा है, WBC। WBC पूछा है तो जो WBC होती है, WBC कोशिकाएं क्या कहलाती है, ल्यूकोसाइट को कहलाती है, क्या कहलाती है, ल्यूकोसाइट कहलाती हैं। अब यहाँ पे इसने पहला ऑप्शन दे रखा था एरिथ्रोसाइट। जो एरिथ्रोसाइट होती हैं, याद रखना जो RBC सेल कोशिकाएं होती हैं, जो RBC सेल्स होती हैं ब्लड की, वो कहलाती हैं एरिथ्रोसाइट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एरिथ्रोसाइट कहलाती हैं। ल्यूकोसाइट में बता चुका हूँ। जो थ्रोम्बोसाइट होती है, थ्रोम्बोसाइट कहलाती हैं। जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, थ्रोम्बोसाइट कहलाती है। और जो यहीं पे याद रखना जो क्या है, प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ना वो क्या कहलाता है, थ्रोम्बोब्लास्टिन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, थ्रोम्बोब्लास्टिन कहलाता है। ठीक है, थ्रोम्बोब्लास्टिन कहलाता है प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ना। ठीक है, और जो ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेपीनिया और ल्यूकेमिया, WBC की संख्या का घटना ल्यूकेपीनिया कहलाता है और WBC की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है। यही जो ल्यूकेमिया है ये क्या कहलाता है, ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। किस कैंसर के नाम से, ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे एक साथ देखो, एरिथ्रोसाइट, RBC, ल्यूकोसाइट, WBC, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स और ल्यूकेमिया हो गए WBC की संख्या का बढ़ना या रुधिर कैंसर। या क्वेश्चन बन सकता है कि रुधिर कैंसर में किसकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो किसकी असामान्य वृद्धि होती है, WBC की असामान्य वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो ज्यादा आप कोरोना की तरह इसको फैला दो। बाकी एग्जाम फिलहाल होने वाले नहीं हैं, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आपको कोवैक्सीन की तरह पूरा सिलेबस कराऊंगा, लेकिन सिर्फ यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको कोरोना की तरफ वीडियो को फैला दो और हंसना मत, फैलाते रहो। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज की थी, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने, लेवाइजर ने, प्रिस्टले ने या डैनियल रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो याद रखना जो हाइड्रोजन की खोज की थी किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। और याद रखना अगर पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया था, तो जो हाइड्रोजन का नामकरण था, हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया था, लेवाइजर ने किया था। लेवाइजर ने क्या किया था,
हाइड्रोजन का नामकरण किया था। ठीक है, कैवेंडिश ने खोज की और लेवाइजे ने इसका क्या किया था, नामकरण किया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि गुब्बारों को भरने में प्रयोग किया जाता है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मिक्सर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो प्रदूषण मुक्त सेल होता है, प्रदूषण मुक्त सेल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। प्रदूषण मुक्त सेल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन के साथ लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चन बताता जा रहा हूं, इसलिए जो साइड में की पॉइंट बता रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको देखते जाना। अगला क्वेश्चन है, एक संयोजन अभिक्रिया में होता है, जो संयोजन अभिक्रिया होता है उसमें क्या होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, न उत्सर्जन होता है न अवशोषण होता है, या ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे 10th में बहुत टाइम से पढ़ा है 9th-10th को, तो लेकिन कहीं पे पहला चैप्टर 10th में है या 9th में है कि रासायनिक अभिक्रिया वाला कोई चैप्टर है, वहीं पे जो पहला चैप्टर है वहां पे जो पहली रिएक्शन है, उसकी जो पहली रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो जो वो वही पूछ रहा है कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का शोषण होता है अब या उत्सर्जन होता है। ठीक है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो याद रखना, जो संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है कि वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है जिसमें दो जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं। सपोज C+O2 = CO2, जो कार्बन था ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। या अगर हम देखें जो चूना है, ठीक है, CaO क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है, क्विक लाइम के नाम से, प्लस H2O पानी से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, CaOH का होल ट्वाइस भुजा हुआ चूने का निर्माण कर देता है। इसी CaOH को होल ट्वाइस को क्या कहते हैं, चूने का दूध या चूने का पानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यानी कोई भी जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऊर्जा अवशोषित करती है। ठीक है, और जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन का अर्थ होता है टूटना। ठीक है, ये भी अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें वियोजन होता है, प्रकाश अपघटन होता है, विद्युत अपघटन होता है। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो टॉपिक वाइज वीडियो बनाता जाऊंगा, सिर्फ आप वीडियो को कोरोना के हिसाब से फैलाते जाना, जैसे कोरोना फैल रहा है उसी हिसाब से वीडियो को शेयर कर लो। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं, 20, 32, 52 या 60? तो दोस्तों याद रखना, जो मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांत आते हैं वो दांत आते हैं कितने, 52 दांत आते हैं। ठीक है, इससे पहले हमारा एक वीडियो बने, ये दांतों के ऊपर जो ह्यूमन टीथ है उसके ऊपर वीडियो बना है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। और जो ब्लड है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन करा रखा है, पूरा जो पाचन तंत्र है वो कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, अगर जिसने नहीं देखा वो जाकर के देख सकता है। और उसके साथ हार्ट को पूरा कर रखा है, बहुत सारे वीडियो बने, 10 या 12 वीडियो बने हैं। अगर आप कहोगे तो एक एक करके चैप्टर वाइज कराता जाऊंगा। तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांत आते हैं कितने, 52 दांत। याद रखना, जो जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं वो होते हैं कितने, 20। अब टोटल दांत आते हैं होते हैं कितने, 32 मनुष्य में, तो ये 20 टूटते हैं और यही 20 दांत दोबारा आते हैं, टोटल दांत होते हैं कितने, 52 दांत होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो मनुष्य के जो दांत होते हैं हेट्रोडेंट कहलाते हैं। हेट्रोडेंट यहीं पे पूछा जा सकता है, हेट्रोडेंट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं। थीकोडेंट कहलाते हैं क्योंकि मसूड़ों में फंसे होते हैं। ठीक है, और डाइफाडोंट कहलाते हैं क्योंकि 2 बार आते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, कृतंक, रदनंक, अग्रचूर्णंक और चूर्णंक। उस वीडियो को देखना, उसमें सारा डिटेल बता रखा है कि कौन सा जानवर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कौन सी किस अंग से शिकार करता है, किस दांत का क्या काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किया था, जो रेडियो का आविष्कार है वो किसने किया था, ग्राहम बेल ने, हॉरेनसॉट ने, मार्कोनी ने या राइट ब्रदर्स ने? तो दोस्तों याद रखना, जो रेडियो का आविष्कार था वो किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। किसका, रेडियो का। यहीं पे अगर हम देखें जो ग्राहम बेल था, ग्राहम बेल ने किसका किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगर इसकी पूरी टेबल चाहिए तो कक्षा 6, 7 या 8, 7 में साइंस 7 की साइंस की बुक उठा लेना, उसमें मिल जाएगा आपको साइज पूरी। जो हॉरेनसॉट है, ठीक है, हॉरेनसॉट है, हॉरेनसॉट ने किसका आविष्कार किया था, लाउड स्पीकर का। याद रखना, लाउड स्पीकर का, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, हॉरेनसॉट ने लाउड स्पीकर का, मार्कोनी ने रेडियो का, और राइट ब्रदर्स ने किया था काय का, ये वायुयान का आविष्कार किया था, वायुयान का आविष्कार किया था। दोस्तों जिस क्वेश्चन से संबंधित मेरे को की पॉइंट जहां पे याद आएंगे मैं वहीं पे बताता जाऊंगा। ठीक है, तो राइट ब्रदर्स ने किसका किया था, जो वायुयान का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन,
हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0, 1, 2 या 3। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या होती है कितनी? 0। देखो जो हाइड्रोजन होता है 1H1, ठीक है। हाइड्रोजन अभी मैंने बताया हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी और लेवाइजर ने इसका क्या किया था? नामकरण किया था। जो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 1 होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1H1, 1H2 प्रोटियम, ड्यूट्रियम और जो ट्राइटियम होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। जो प्रोटियम होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन होता है, लेकिन कोई न्यूट्रॉन नहीं होते। जो ड्यूट्रियम होता है इसी को भारी जल भी कहा जाता है, भले भारी जल का स्रोत होता है DTO, और इसकी खोज की थी किसने? यूरे ने इसकी खोज की थी। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। जो ट्राइटियम होता है इसका समस्थानिक 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, रेडियो धर्मिता प्रदर्शित करता है, तो वो है ट्राइटियम। वो कौन सा गुण है? ट्राइटियम, इसका रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है, ठीक है। दोस्तों लगभग हर क्वेश्चन के साथ 5 या 6 क्वेश्चन बताता जा रहा हूं। उनको अगर कोई लिखना चाहे नोट कर सकता है, ढंग से सुनना है तो ढंग से तो जरूर सुन लेना, जो रियल में पढ़ना चाहता है। और अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, बना दूंगा। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है? जो इंद्रधनुष का बनना है वो प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है? अपवर्तन को, परावर्तन को, वर्ण विक्षेपण को या ध्रुवीकरण को? तो याद रखना जो प्रकाश का क्या है, प्रकाश का इंद्रधनुष का बनना है वो प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है? वर्ण विक्षेपण के गुण को प्रदर्शित करता है। किस गुण को? वर्ण विक्षेपण के गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और याद रखना जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में क्या होता है? जो सबसे बाहर होता है, सबसे बाहर क्या होता है? बैंगनी रंग होता है, और ठीक है ऊपर की तरफ। और जो सबसे अंदर होता है वो कौन सा रंग होता है? लाल रंग पाया जाता है। जो सबसे देखो यहाँ पे जो इंद्रधनुष है बाहर की तरफ, सबसे बाहर लाल रंग हो गया और सबसे अंदर कौन सा रंग हो गए? बैंगनी रंग पाया जाता है। प्रकाश के कौन से गुण पर डिपेंड करता है? वर्ण विक्षेपण पे करता है। जो विबग्योर है, विबग्योर के द्वारा इसके 7 रंगों को आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रेशम के धागे में पाए जाने वाला प्रोटीन है, जो रेशम के धागे में पाए जाने वाला प्रोटीन है वो कौन सा है? कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन या ये सभी? तो दोस्तों याद रखना जो रेशम के धागे में है उसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन। कौन सा पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। यहीं पे समझ लो, भले इससे पहले हमारी प्लेलिस्ट में आपको प्रोटीन, टोटल प्रोटीन का वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। लेकिन जो कैरोटीन है, कैरोटीन मुख्य रूप से आपको लिगामेंट और टेंडोन में जो जहां पर जॉइंट होता है उन जॉइंटों की जगह पे कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। कैरोटीन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अल्फा कैरोटीन और एक होता है बीटा कैरोटीन। जो अल्फा कैरोटीन होता है वो पाया जाता है त्वचा में, बालों में, सींग में, जानवरों के जो सींग होते हैं, खुर होते हैं, इन जगहों पे क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। और जो बीटा कैरोटीन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशम के धागे में, मकड़ियों के जाल में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। जो रेशम के धागे हैं और मकड़ियों के जाल हैं उनमें क्या पाया जाता है? जो बीटा कैरोटीन है उनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसकी खेती की जाती है? जो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसकी खेती की जाती है? गेहूं की, चावल की, मक्के की या गन्ना की? तो दोस्तों याद रखना जो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाती है वो गेहूं की खेती की जाती है। और समथिंग 31 से 32 के बीच परसेंटेज पर गेहूं की खेती की जाती है। और अगर देश की बात करें तो देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की फसल की जाती है। लगभग 47% भाग पर चावल की फसल की जाती है, ठीक है। और देश की जो मुख्य खाद्य फसल है वो भी चावल है, ठीक है। वो मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है यूपी और प्रति हेक्टेयर में उत्पादन करता है पंजाब, जबकि चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है पश्चिमी बंगाल करता है। पश्चिमी बंगाल क्या करता है? चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और अगर आपको कृषि से संबंधित क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट है उसमें कृषि विज्ञान का क्या है, एक 2-3 वीडियो बने हैं, आप जाकर के उनको देख सकते हो, ठीक है। जबरदस्ती नहीं है, जिसको देखना है वो देख सकता है। अगला क्वेश्चन, कोल्ड ड्रिंक में ढक्कन खोलने पर धुआं किस गैस के कारण आता है? जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, उस कोल्ड ड्रिंक में ढक्कन खोलने पर जो धुआं निकलता है वो किस गैस के कारण निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या मर्क्यूरिक एसिड? तो दोस्तों याद रखना जो आप क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलने पर जो धुआं निकलता है वो किसका निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलता है, CO2 गैस का निकलता है, ठीक है। और यहीं पे याद रखना जो उसमें खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है? फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है? फास्फोरिक एसिड के कारण उसमें खट्टापन होता है, ठीक है।
और जो सल्फ्यूरिक एसिड की यहीं पे अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से क्या होता है, जो बैटरियां होती हैं उन बैटरियों में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला क्वेश्चन, मनुष्य है अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक या ग्वानोटेलिक। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, यूरियोटेलिक। अब यूरियोटेलिक का मतलब क्या होता है यहीं पे समझ लो। जो यूरियोटेलिक होता है, जो बड़े जिन्होंने बीएससी बीएससी कर रहे हैं उनको तो ढंग से पता होगा, जिन्होंने इंटर, बाकी जो सिर्फ हाई स्कूल या इंटर वाले होंगे उनके लिए जो यूरियोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक का मतलब है जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो भी यूरिया जो मूत्र से क्या करते हैं, यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, वो यूरियोटेलिक होते हैं। अब जो यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, तो याद रखना जो हमारा यकृत होता है या हमारा लिवर है, उस लिवर में क्या होता है, यूरिया का निर्माण होता है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। पूछा क्वेश्चन बन सकता है किस चक्र के माध्यम से होता है, तो ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से होता है। वहां पे क्या करता है कि जो शरीर में अमोनिया बनती है, वो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके यूरिया का निर्माण करता है, यूरिया का NH2CO NH2 का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यूरियोटेलिक होता है। अमोनोटेलिक वो जीव होते हैं जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटेलिक होता है जो यूरिक एसिड के रूप में करते हैं, जैसे पक्षी होते हैं वो मूत्र और मल दोनों एक साथ विसर्जित करते हैं ठोस के रूप में, वो यूरिकोटेलिक होते हैं। और जो ग्वानिन के रूप में करते हैं वो ग्वानोटेलिक होते हैं। और ग्वानोटेलिक में मकड़ी और बिच्छू मुख्य रूप से क्या होते हैं, ग्वानोटेलिक टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और ग्वानोटेलिक। ठीक है, ये मोस्ट रूप से याद रखना। अगला क्वेश्चन, सवालों का अध्ययन कहलाता है। जो सवालों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, साइकोलॉजी, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी। तो दोस्तों याद रखना जो सवालों का अध्ययन है वो कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। यहीं पे याद रखना जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी हो गए मनोविज्ञान, साइटोलॉजी हो गई कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी, जो माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है, तो देखो फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन और साइकोलॉजी हो गई क्या, मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी है। जो सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी किसको मानते हैं, जीवाणु को, विषाणु को, कवक को या शैवाल को। तो दोस्तों याद रखना जो सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी मानी जाती है वो मानी जाती है क्या, विषाणु को। किसको मानते हैं, विषाणु को। और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को क्यों माना जाता है, क्योंकि जो वायरस है वो क्रिस्टलाइज हो सकता है। क्रिस्टलाइज हो सकता है मतलब वो क्रिस्टल के रूप में पड़ा रहता है। ठीक है, वो निर्जीव की तरह पड़ा रहता है। जब तक उससे कोई भी सजीव कोशिका नहीं मिलती तब तक वो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, अपनी संतानों को उत्पत्ति नहीं कर सकता, यानी अपने में गुणन नहीं कर सकता है। जैसे ही वो जीवित कोशिका के शरीर में आएगा वो फिर से क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। यानी अगर खाली पड़ा है तो वो मृत होता है, और जैसे ही उसको जीवित सेल मिल गई या कोई जीवित कोशिका मिलती है तो वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी मानी जाती है किसको, विषाणु को। जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु के बारे में अगर हम बात करें, जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने किया था। एहरेनबर्ग ने इसका क्या किया था, नामकरण किया था। कवकों का अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि फाइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गए, गड़बड़ तो नहीं हो गई, हाँ ठीक है। ठीक है, तो जो कवकों का अध्ययन है माइकोलॉजी कहलाता है, और जो शैवाल है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। जो कवक होते हैं उनमें संचित भोजन किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और जो शैवाल रहता है, शैवालों में संचित भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। कहीं ना कहीं आपको जिसको एग्जाम क्वालिफाई करना है उसको कहीं ना कहीं गेट 11th का मोटा मोटा बाहर टच करते हुए निकलना पड़ेगा। ठीक है, मोटी मोटे जो वहां अंदर वहां जैसे शैवाल है, कवक 11th में कुछ हैं, तो उनका बाहर कौन सा भोज्य पदार्थ पाया जाता है, कितनी उनकी बाहरी श्रृंखला जो बाहरी कोशिका होती है किसकी बनी होती है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कवकों पे कौन बीजाणु से भोजन का निर्माण करते हैं, लाइकेन क्या है, ये मोटा मोटा देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखो सारे पूरे जो सिलेबस है उस सिलेबस से दो तीन क्वेश्चन जितने कवर हो सकते हैं उतने करने की कोशिश की गई है। एक पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं उत्पादन लिखा है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या सभी समान रूप से। तो दोस्तों याद रखना है कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं उत्पादक पाए जाते हैं। उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, उत्पादक पाए जाते हैं। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक श्रृंखला से सब उत्पादक से उपभोक्ता में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो कितने % होता है, 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंख के किस भाग में रक्त नहीं पाया जाता है। जो आंख का भाग है, आंख के किस भाग में, रेटिना में,
कॉर्निया में, रक्त पटल में या आइरिस में। तो याद रखना आंख के किस भाग में रक्त नहीं पाया जाता है, कॉर्निया भाग में रक्त नहीं पाया जाता। जो ये कॉर्निया भाग है ये क्या है, स्क्लेरा, ठीक है, स्क्लेरा भाग है। दोस्तों कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनको हिंदी मीडियम वालों को बहुत दिक्कत पड़ती है और इंग्लिश उसको इंग्लिश में ही याद करना पड़ता है। विशेषकर जब से ये ऑनलाइन एग्जाम का ट्रेंड शुरू हुआ है तब से एक दिक्कत क्या आ रही है कि पेपर बन रहा है इंग्लिश मीडियम में, वो उसका सीधे नेट पे हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं और ऐसे नाम आ रहे हैं सामने से, हिंदी मीडियम वालों को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन आ रखा, पढ़ा होगा तब भी नहीं आ रखा होगा। और अगर कोई किसी को टोटल हिंदी में पता है तो मुझे ये बता देना जानू फलक किस हड्डी को कहा जाता है। इसलिए सीधे सीधे बोल रहा हूँ कौन सी हड्डी है, जानू फलक के नाम से, कहीं और किसी और जानू को याद मत कर लेना, सिर्फ मुझे ये बताना कौन सी हड्डी जानू फलक के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो जो कॉर्निया भाग है, स्क्लेरा बोलो, तो कॉर्निया भाग में क्या नहीं पाया जाता है, रक्त नहीं पाया जाता। यहीं पे अगर याद रखो कि एक क्वेश्चन बनता है कि आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो कॉर्निया भाग का क्या किया जाता है, दान दिया जाता है, ठीक है। जो रेटिना है, जो वस्तु का हम देखते हैं, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब क्या बनता है, रेटिना भाग पर बनता है। रक्त पटल जो होता है उसके बीच का फैला हुआ भाग होता है। जो आइरिस होती है, ये आइरिस क्या करती है, जो प्रकाश के प्रति, जैसे हमारी आंखों में कोई टॉर्च लगा ले, तेज प्रकाश कर दे तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, यानी पलकों को उठाने झुकाने का जो काम करता है वो कार्य करने का काम करता है कौन, आइरिस करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल की खोज की थी। जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने, रदरफोर्ड ने, युकावा ने, सिम्पसन ने। तो जो पीएच स्केल की खोज की थी वो किसने की थी, सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। और पीएच स्केल क्या करता है, अम्लीय और क्षारीयता का सूचक है। किसका, अम्लीयता का और क्षारीयता का सूचक कौन है, ये पीएच स्केल होती है। इसमें क्या होते हैं, 0 से 14 अंक होते हैं। 7 मिडिल में होता है, 7 से कम वाले अम्ल कहलाते हैं और 7 से अधिक वाले क्षार कहलाते हैं, ठीक है। और इनमें से जो 3.5 से कम वाले होंगे वो प्रबल अम्ल होंगे, 3.5 से 7 के बीच होंगे वो दुर्बल अम्ल होंगे, और 7.5 से 10 तक जो होंगे दुर्बल क्षार होंगे, और 10.5 से अधिक जो 14 तक होंगे वो प्रबल क्षार होते हैं। तो याद रखना 3.5 से कम वालों को और 10.5 से अधिक वालों को हम प्रयोग नहीं कर सकते, यानी खा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। जो ध्वनि की चाल है वो सर्वाधिक किस में होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में या सभी में समान रूप से। तो याद रखना ध्वनि की चाल क्या होती है, ठोसों में सर्वाधिक पाई जाती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में पाई जाती है। और हमेशा याद रखना एक क्वेश्चन आता है बार बार कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल होती है। तो याद रखना ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है, हमेशा बढ़ती जाती है, ठीक है। 19, किसी द्रव या गैस में दो क्रमागत परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल कहलाता है। कोई भी दो द्रव या गैस में दो क्रमागत परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल कहलाता है शान बल, प्रत्यास्थ बल, घर्षण बल या विरोधी बल। तो दोस्तों याद रखना द्रव या गैस में दो क्रमागत परतों के बीच जो अपेक्षित गति का विरोध करता है वो बल कहलाता है क्या, शान बल। क्या कहलाता है, शान बल। और हमेशा याद रखना कि जो शानता का शान बल है वो हमेशा द्रव या गैस में ही लगता है। ठोसों में कभी भी शान बल का प्रयोग, शान बल नहीं लगता है। अगर कभी क्वेश्चन को यहीं पे क्वेश्चन दे देता कि शान बल नहीं लगेगा ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा अवस्था में, तो किस में नहीं लगता है, ठोस अवस्था में क्या नहीं लगता है, कभी भी शान बल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। शान बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो द्रवों में शांता है, ठीक है, याद रखना मोस्टली द्रवों में क्या होता है, शान बल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से या बैरोमीटर से। तो जो अपेक्षित घनत्व है, मोस्टली जो अपेक्षित घनत्व है उसको किससे नापते हैं, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है अपेक्षित घनत्व को नापने में। यहीं पे अगर लैक्टोमीटर देखें तो लैक्टोमीटर को दूध की शुद्धता नापने में प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करें तो जो अपेक्षित आर्द्रता होती है, अपेक्षित आर्द्रता को नापने में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर बैरोमीटर की मैं बात करूं तो जो वायुदाब है, वायुदाब को मापने में क्या किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो बैरोमीटर होता है वो क्या करता है, उसके भी 3 कंडीशन बनती है। बैरोमीटर तुरंत गिर रहा है, बैरोमीटर धीरे धीरे कम हो रहा है, या बैरोमीटर शीघ्रता से बढ़ रहा है, बारिश आने वाली, तूफान आने वाली, अलग अलग चीज होती है। तो दोस्तों ये 4 चीजें हुई। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको टॉपिक के हिसाब से वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, बन जाएगा। लेकिन आप वीडियो को कोरोना की तरफ फैला दो। अगर आप कोरोना की तरफ फैलाओगे तो मैं कोवैक्सीन की तरह आपको अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।